वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है। देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन पहले एक ही बॉडी के पास थे, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास तीनों पावर थी। बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ये तीनों सेपरेट हो गए। अब साथ के साथ ये भी डिमांड होने लगी कि 1935 में लास्ट एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था। और इसी दौरान इंडिया में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा डिमांडें होने लगी। उसी दौरान यहां पर एक डिमांड होती है, एक व्यक्ति थे एमएन रॉय। एमएन रॉय यहां पर डिमांड करते हैं कि देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। और ये कब डिमांड की गई थी? ये की गई थी 1934 में। एमएन रॉय एक कम्युनिस्ट थे। अगर मैं आपको बताऊं कि कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म का इंडिया वर्ल्ड में किस तरीके से स्टार्टिंग हुई है, तो सबसे पहले आपको नाम मिलेगा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी, जिसके बाद आपको मिलेगा कि रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1917 में। और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1922 में यूएसएसआर को बनाया जाता है। और यूएसएसआर को बनाने के बाद 1925 में इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है। तो कम्युनिज्म जो है वो इंडिया में भी स्टार्ट हो जाता है थ्रू दी कम्युनिस्ट पार्टी। और यहां पर एमएन रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बिलीव करते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, एमएन रॉय जो थे ना, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फ्रेम की जाए, एक बनाई जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन स्वराज पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने 1934 में, जो उसका रांची का एक सेशन हुआ था स्वराज पार्टी का, वहां पर यह डिमांड की थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर होंगे ना, वो किस तरीके से आएंगे। तो इन्होंने बोला इलेक्टेड मेंबर होंगे। ठीक है, किस बेस पर? एडल्ट सफरेज के बेस पर। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में एडल्ट सफरेज किस तरीके से चलता है? कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है तो उसको वोट डालने का अधिकार है। उसको अगर 25 ईयर से अबव है तो लोकसभा, और 30 से अबव है तो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने की आजादी है। तो यहां पर डिमांड की गई कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, किसके बेस पे किया जाएंगे? एडल्ट सफरेज के बेस पे किया जाएगा। जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बहुत बड़ी पार्टी थी उस टाइम पर, वो भी ऑफिशियली डिमांड कर देती है 1935 में कि हां, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। और कांग्रेस का एक सेशन होता है लखनऊ में इन 1936। और 1936 में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो भी रिकमेंडेशन, जो भी एक्ट में आता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, ये हमारे अगेंस्ट है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो यहां पे आपको ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज मिलेगी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम किया गया। इस पूरी वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और खासकर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैंने दोनों ही एग्जाम, यूजीसी नेट जीआरएफ के दोनों ही एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स जो है खरीदना चाहते हैं या मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपको जो भी डिटेल्स आप वहां पे फिल करेंगे, मैं आपको वहां पे कांटेक्ट कर लूंगा। नाउ नेक्स्ट है सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये डिमांड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी ना, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे होनी चाहिए 1939। देखिए, आप कहेंगे कि सर डुप्लीकेट क्यों हो रहा है? पहले जब स्वराज पार्टी डिमांड कर रही है तो वो एज ए पार्टी डिमांड कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर रही है, एज ए इंडिविजुअल नहीं। सी राजा गोपालाचारी ने एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति इसको डिमांड किया था। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए, कभी भी पूछ ले कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको याद रखना है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पार्टी थी और कब डिमांड किया था, और एज ए इंडिविजुअल कब और किसने डिमांड किया था। ठीक है, जिसके बाद एक अगस्त ऑफर आता है 1949 में। और हमारा जो वर्ल्ड वॉर, दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, वो चला था 1939 से 1945। तो ये 1940 का टाइम है जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ये जो अगस्त ऑफर आया था 1940 में, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा? ये जो सी राजा गोपालाचारी की जो डिमांड थी, इसको एक्सेप्ट कर लेता है थ्रू अगस्त ऑफर, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट, ये बेसिकली एडल्ट सफरेज के बेस पर होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बेसिकली आया क्यों था? इसने बोला कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड असेंबली। 1942 में इसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, वो क्या होगी? एक इलेक्टेड बॉडी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि नॉमिनेटेड है या राजा ने या फिर मान लो क्राउन ने नॉमिनेट करके भेज दिया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, या प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट कर दिया। बकायदा उसके लिए एक इलेक्शन होगा। ठीक है, ये कब आया? 1942 में। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये अटेम्प्ट क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम ये जो आपको अलाउ करेंगे ना, ये करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद। लेकिन डेट नहीं हुई, टाइम नहीं बताया था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद कब। बोल दे कि ठीक है अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे, लेकिन कभी करे ही ना। तो इसलिए यहां पर ये क्या हो गया? फेल हो गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आता है आपका वेवल्स प्लान। वेवल्स प्लान आता है आपका 1943 में। ये कहता है कि देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ना, इसके अंदर हम इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे। किसका इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे? हिंदू और मुस्लिम दोनों का। ठीक है, किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी उसके अंदर। ठीक है, क्यों? ताकि ये जो डेडलॉक है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, बेसिकली इंटरनेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ये खत्म हो सके। इसलिए हम क्या काम करेंगे? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें हिंदू और मुस्लिम्स को बराबर इक्वल का पार्टिसिपेशन देंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। इससे कोई मतलब नहीं है, बट बराबर का देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 सीट्स है तो 50-50 दोनों को दिया जाएगा। ठीक है, सपोज इधर पॉपुलेशन का रेशियो क्या है? इधर 4 है, इधर 3 है और इधर 1 है, तब भी आपको 50-50% दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है आपका 24 मार्च 1946 को। ये कहता है कैबिनेट मिशन कि देखिए कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा ना, वो 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यानी कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बना दिया कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा बेस्ड ऑन 10 लाख पॉपुलेशन। मान लीजिए एक स्टेट के अंदर 30 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहां से 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा, जो कैबिनेट मिशन था ना, इसके अंदर 3 लोग थे, जिसमें चेयरमैन का नाम था सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वहीं पर 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे। ये प्रोविंशियल इलेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन प्रोविंशियल इलेक्शंस के बेस पर उस टाइम पे कितने प्रोविंसेस थे? टोटल 11 प्रोविंसेस थे, और इन्हीं 11 प्रोविंसेस के बेस पर क्या इलेक्ट होना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होनी थी। तो यहां पर 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। टोटल कितनी सीट्स थी? 585 सीट्स थी, जिसमें से कांग्रेस जीतती है 923 सीट्स। और अगर मैं वोट शेयर की बात करूं तो 58.23% वोटिंग शेयर किसके पास था? कांग्रेस के पास था। वहीं पर मुस्लिम लीग जीतती है 425 सीट्स और वोटिंग शेयर था उनका 26.81%। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट आ चुका था, और कम्युनल इलेक्टोरेट के बेस पर बहुत सारी सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी। तो उन सीट्स में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस में से 3 प्रोविंसेस ऐसे थे जैसे कि बॉम्बे, उड़ीसा और मद्रास। यहां पर जितनी भी सीट्स मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व थी, मुस्लिम लीग कह रहा हूं, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, वो सारी की सारी सीट्स मुस्लिम लीग जीत जाती है। देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि सीट्स रिजर्व्ड है मुस्लिम्स के लिए, तो वो उसमें से कांग्रेस भी जीत सकती है और मुस्लिम लीग भी जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी तो मुस्लिम कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जितनी भी सीट्स थी वो सारी की सारी मुस्लिम्स के लिए जो रिजर्व थी, वो कौन जीत जाता है? वो मुस्लिम लीग वाले जीत जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, तीनों के नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है कांग्रेस ने सरकार बनाई कितने? ये जो 11 प्रोविंसेस थे, इनमें से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी, और बाकी जो 3 प्रोविंसेस थे वहां पर मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बहुत ही बारीकी से ये डेटा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा भी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ the Congress formed its ministries in Assam, Bihar, Bombay, Central Province,
मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, और मुस्लिम लीग कहां पर बनाती है? वो बनाती है आपकी बंगाल एंड सिंध के अंदर वो अपनी सरकार बनाती है। लेकिन यहां पर एक प्रोविंस रह जाता है, वो कौन सा है? पंजाब प्रोविंस। यहां पर ना ही कांग्रेस बना पाती है और ना ही यहां पर मुस्लिम लीग बना पाती है। तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर बनती है कोalition की सरकार, यानी कि कोalition की गवर्नमेंट। कोalition की गवर्नमेंट में कौन कौन होता है? कांग्रेस होती है, यूनियनिस्ट पार्टी होती है और अकाली दल। ये तीन मिलकर बनाते हैं कोalition की गवर्नमेंट। कहां पर? पंजाब के अंदर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है आपका कि बेस्ड ऑन प्रोविंशियल इलेक्शन रिजल्ट, जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1946 में, उसका जो रिजल्ट आता है उसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल 389 सीट्स अलॉट की जाती है। और ये 1946 की बात हो रही है, पार्टीशन हुआ है 1947 में, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो 389 सीट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैसे थी? 292 थी ब्रिटिश इंडिया की, 93 थी प्रिंसली स्टेट्स की और 4 थे चीफ कमिश्नर्स। देखिए, ये जो इंडिया था ना, इंडिया डिवाइड था मेजरली दो पार्ट के अंदर, एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था आपका प्रिंसली स्टेट्स। तो ये दो पार्ट में डिवाइड था। यहां पर जो 292 सीट्स थी वो थी ब्रिटिश इंडिया की और 93 थी प्रिंसली स्टेट्स की। ब्रिटिश इंडिया बेसिकली डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल वाला एरिया जो था उसको कहते हैं, और 4 थे चीफ कमिश्नर्स। लेकिन जैसे पार्टीशन हो जाता है 1947 में, वैसे ही ये सीट्स को रीएडजस्ट किया जाता है और ये सीट्स कितनी बन जाती है? 299 सीट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा 299 सीट्स बच जाती हैं, यानी कि रीऑर्गेनाइज होने के बाद। अब यहां पर इन सीट्स पर जो मेंबर आए थे वो सभी इलेक्टेड नहीं थे, वो सभी इलेक्टेड नहीं थे, वो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड थे। यानी कि ये जो ब्रिटिश इंडिया से थे ये कौन थे? इलेक्टेड थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट से थे ये कौन थे? नॉमिनेटेड थे। तो आपको याद रखना है कि पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्टली आपका नॉमिनेटेड थे। और जो इलेक्शन था वो भी डायरेक्ट नहीं था। क्यों डायरेक्ट नहीं था? क्योंकि ये कहां से आ रहे थे? प्रोविंशियल प्रोविंसेस से आ रहे थे। यानी कि हमने वोट किसको में किया? प्रोविंसेस को। प्रोविंसेस ने के जो मेंबर इलेक्ट हुए यहां से, इन्होंने किसमें किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। यानी कि हमने डायरेक्टली इन्हें वोट नहीं किया था, हमने प्रोविंसेस के मेंबर्स को वोट किया था और वहां से आए थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और पार्टली क्या थे? नॉमिनेटेड थे बाय द प्रिंसली स्टेट्स। ये जितनी भी सीट्स थी ना, खासकर ये जो 296 सीट्स थी, 296 मतलब 292 जो ब्रिटिश इंडिया की थी प्लस 4 चीफ कमिश्नर्स की थी, इसमें से कांग्रेस जीतती है 208 सीट्स, मुस्लिम लीग के पास आती है 73 सीट्स और 15 सीट्स जो हैं ये अदर मेंबर्स जीतते हैं, जिसमें से 15 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे और 7 अदर पार्टी से थे। तो ये जो 1946 का इलेक्शन होता है, ये जो 299 सीट्स थी, इसका जो अगर मैं डिवीजन बताऊं तो आपको 208 कांग्रेस से थे, 73 जो आपके थे वो मुस्लिम लीग से थे और आपके 15 अदर्स थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ सीट्स जो अलॉट हुई थी ना वो 3 कैटेगरी में हुई थी। कौन सी 3 कैटेगरी? सिख, मुस्लिम एंड जनरल कैटेगरी। ठीक है, याद रखेंगे, सिख, मुस्लिम एंड जनरल। सिख और मुस्लिम को छोड़ के जो भी सभी कैटेगरी थी सब जनरल कैटेगरी के अंदर आती थी। जनरल का मतलब है इन जनरल सीट्स, ना कि रिजर्वेशन वाली मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, और कम्युनिटी वाइज अगर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं 296 सीट्स पे, तो कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन था 163 हिंदूज थे, 80 मुस्लिम्स थे, 31 एससीज थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एक चीज और याद रखिएगा, महात्मा गांधी और जिन्ना कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। महात्मा गांधी एंड जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है वैसे ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाई जाती है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने क्या बोला? इंतरिम गवर्नमेंट बोला। और ये इंतरिम गवर्नमेंट कब बनती है? 2 सितंबर 1946 से बनती है, कि जो न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। इस इंतरिम गवर्नमेंट में इनिशियली जो पहले मिनिस्टर्स होते हैं इस गवर्नमेंट में, उसमें मुस्लिम लीग से कोई भी मेंबर नहीं था। लेकिन बाद में इसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है जब मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है, एंड देन उसके बाद फिर मुस्लिम लीग के मिनिस्टर्स बनते हैं। लेकिन इनिशियली जो पहली इंतरिम मिनिस्ट्री बनती है उसमें कोई भी मेंबर मुस्लिम लीग का नहीं था। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि वेरियस मिनिस्ट्रीज थी, जैसे कि होम एंड आईबी मिनिस्ट्री जो थी वो किसके अंडर थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर। एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्ट्स एजुकेशन हेल्थ इंडस्ट्री एंड सप्लाई सी राजा गोपालाचारी। कॉमर्स सी एच भाभा।
डिफेंस बलदेव सिंह, फाइनेंस जॉन मथाई, लेबर जगजीवन राम, लॉ सैयद अली जहीर, रेलवे कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर ये थी असफ अली के पास, और वर्क रिलेटेड टू माइंस एंड पावर ये था आपका शरद बोस के पास। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे जो इंटरिम गवर्नमेंट में अलॉट किए गए थे। तो ये आपको बहुत जरूरी है ये सारी चीजें याद रखना। साथ के साथ क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन के बेस पर, यानी कि किसके प्लान पर, किसके बेस पर, किसके रिकमेंडेशन पे स्टेब्लिश की गई थी, कैबिनेट मिशन। और ये कब आती है, ये आती है आपकी 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर 1946, ये होगा 1946, ठीक है, 1946 को पहली बार मिलती है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग कब होती है आपका, ये फर्स्ट टाइम जो स्टेब्लिश की जाती है कब की जाती है, 6 दिसंबर को, लेकिन पहली बार मिलती कब है, ये पहली बार मिलती है 9 दिसंबर 1946 को, इसकी पहली मीटिंग होती है, यानी कि स्टेब्लिश की जाती है 6 दिसंबर को, और फर्स्ट मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और ये किसके बेस पे थी, बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स कहां से थे, प्रिंसली स्टेट से थे। और जो पहला सेशन होता है, यानी कि 9 दिसंबर को जो पहला सेशन होता है, उसमें 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था, ठीक है। कितने मेंबर्स ने, 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। नाउ इस दिन क्या होता है कि देखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन तो गई, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। अभी किसी भी व्यक्ति का इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे, तो यहां पर एक व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका नाम सजेस्ट किया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा, और ये उस टाइम पर क्या थे, कांग्रेस के, आईएनसी के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनको क्या करें, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते हैं ताकि ये यहां पर इलेक्शन करा सके एक परमानेंट प्रेसिडेंट का। तो इनको एक फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू यहां पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते हैं, और ये पहली मीटिंग को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चेयर करते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कराया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, और इनका इलेक्शन होता है कब, 11 दिसंबर 1946 को। साथ ही एचसी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी जो थे, उनको इलेक्ट किया जाता है एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भी कब, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 13 दिसंबर 1946। इस दिन जवाहरलाल नेहरू एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ये रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये बताता है कि देखिए, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है, ये किस लिए बनाई है, ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तो जा रहे हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपने दिमाग में क्या चीजें रखे उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, ये सब चीजें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन थी। तो ये याद रखिएगा। नाउ ये जो रेजोल्यूशन है ये यूनिवर्सली अडॉप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन जनवरी 22, 1946। मतलब विदाउट एनी अपोजिशन सभी इस बात को मान लेते हैं जो भी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी हुई थी। नाउ नेहरू प्रपोज्ड प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। नेहरू कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी होना चाहिए, वो एक आइडिया ये प्रपोज करते हैं। और ये प्रीएम्बल क्या बनता है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, इसी को हम प्रीएम्बल बनाकर बाद में इंसर्ट करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ और भी फंक्शंस थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए थे, वो भी हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि जुलाई 22, 1947 को इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थी, यानी कि जो चेयरमैन थे नेशनल फ्लैग कमेटी के, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब नेशनल फ्लैग के बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, जो व्हील होता है सेंटर में। ये जैसे इंडिया का फ्लैग है, तो यहां पर ऐसे करके एक अशोक चक्र है, इसमें कितने स्पोक्स हैं इस व्हील के अंदर, 24 स्पोक्स हैं। जो नेशनल फ्लैग का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:3। ये कितना होता है, 2:3 होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नाउ इसको डिजाइन किसने किया था, इसको किया था डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने, ठीक है। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप याद रखेंगे, पिंगाली वेंकैया ने। एक देखिए, इंडिया का जो फ्लैग है ना, ये बहुत ही रेस्पेक्टेड फ्लैग है। ये किसी भी कंट्री का आप देखें तो जो फ्लैग होता है ना, वो बहुत रेस्पेक्ट
बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है उस फ्लैग को। तो लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी गाड़ियों पे लगा के घूम रहे हैं ऐसी। तो यहां पर इसके लिए एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया था 2002। यहां पर बताई गई थी कि कौन अपनी गाड़ी पर इंडिया का फ्लैग लगा के घूम सकते हैं, किस कपड़े में होगा, किस मटेरियल में होगा, किस साइज में होगा, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि हैंड स्पन एंड हैंड वोवन, वूल का होगा, कॉटन का होगा या सिल्क खादी का होगा, उससे बना होना चाहिए। कुछ फ्लैग के साइजेस यहां पर मेंशन किए गए हैं कि ये स्टैंडर्ड साइज होंगे इंडिया के फ्लैग के। ठीक है, साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ नेशंस में, इसको क्या किया, रेटिफाई किया। यानी कि हम क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट इसके कॉमनवेल्थ के मेंबर होंगे। ये कब हुआ था, मई 1949 के अंदर। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को क्या किया, अडॉप्ट किया। ये कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। और क्या है हमारा नेशनल एंथम, ये है जनगण मन। अप्रोक्स 52 सेकंड्स का होता है। पहली बार जो जनगण मन यानी कि नेशनल एंथम गाया गया था इन कांग्रेस सेशन में, वो है आपका 27 दिसंबर 911 को। 26 सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, बीएन धर। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 1911 में कोलकाता से दिल्ली हमारी कैपिटल शिफ्ट हुई थी। इंडिया की जो कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। ये कहां से लिया गया है, ये जनगण मन कहां से लिया, नेशनल एंथम कहां से लिया है, ये लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि जो एक बुक है, एक वहां से इसको अडॉप्ट किया गया है, वहां से लिया गया। यानी कि ये बेसिकली किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसके अंदर लिखा है, गीतांजलि के अंदर। नेक्स्ट है आपका नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया है 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम बेसिकली कहां से लिया गया है, ये लिया गया आनंद मठ से, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक है आनंद मठ, वहां से। ठीक है, इसके बारे में, आनंद मठ के बारे में जिसको पता है वो मुझे बता सकते हैं। एक सन्यासी रिवोल्ट समथिंग से रिलेटेड एक स्टोरी है, तो जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, पहली बार इसको कब गाया गया, पहली बार इसको गाया गया 1896 के अंदर। कांग्रेस का 12th सेशन था कोलकाता के अंदर। और इस टाइम पर उसके प्रेसिडेंट कौन थे, कांग्रेस के रहीमतुल्लाह सयानी। इनका नाम याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को। लेकिन ये ऑफिस को कब एज्यूम करते हैं, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑफिस को एज्यूम करते हैं, इंडिया का स्टेटस क्या है, डोमिनियन से चेंज हो जाता है किसमें, रिपब्लिक में। तो इंडिया का जो 26 जनवरी में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना ऑफिस एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि अच्छा बताओ कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, वो बोलते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। मैंने उनको कई बार बोला है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ इसलिए नहीं, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट, वो ऑफिस एज्यूम करते हैं, इसलिए रिपब्लिक बनते हैं हम। ठीक है, तो ये आप भी याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका, एडॉप्ट किया जाता है एक और चीज को, क्या है वो, स्टेट एम्बल को एडॉप्ट किया जाता है। स्टेट एम्बल क्या है हमारा, सरनार्थ लॉयन जो है हमारा, वो स्टेट एम्बल है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको एडॉप्ट किया जाता है। कहां से लिया गया है स्टेट एम्बल, ये सत्यमेव जयते स्टेट एम्बल। और स्टेट एम्बल के नीचे आप देखेंगे जो अशोक का जो एम्बल होता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो ये सत्यमेव जयते कहां से लिया, ये लिया मुकुंद उपनिषद से। ठीक है, ये कहां से लिया, मुकुंद उपनिषद से। अब हमारा जो कैलेंडर है ना, नेशनल कैलेंडर जो है, वो साका एरा पे बेस है। ठीक है, साका एरा पे बेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो डेट्स हैं, एक चैत्र की आती है 22 या 21 मार्च एज ए फर्स्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे स्टार्ट होता है। और फाल्गुन जो है वो क्या होता है, लास्ट होता है। जिसको भी इसके बारे में पता है वो कमेंट बॉक्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ऑलराइट, और इसके साथ साथ जो साका एरा वाला कैलेंडर है, उसके साथ साथ क्या लिया जाता है, जॉर्जियन कैलेंडर, जो बेसिकली एक तरीके से वेस्टर्न कैलेंडर है, उसको भी अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो साका एरा है वो हम 78 सीई और जूलियन ईयर से कंसिडर करते हैं। और इसके साथ साथ साउथ इंडिया यूज करता था साका और नॉर्थ इंडिया यूज करता था विक्रामी।
ठीक है। विक्रमी जो कैलेंडर है उसको कौन यूज करता है? नॉर्थ इंडिया वाले। और साउथ इंडिया वाले कौन से यूज करते हैं? साका वाले को, ठीक है। तो ये जिसको भी इसके बारे में पता है, नेशनल कैलेंडर के बारे में और भी अच्छे से डिटेल्स में पता है, वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल कितने सेशन हुए थे? टोटल 11 सेशंस हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। कब तक? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसका 12th सेशन होता है 24 जनवरी 1950 को। तो इसके टोटल डेज को अगर मैं बताऊं, उससे पहले आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ठीक है, अगर मैं पूरा टाइम पीरियड की बात करूं। और अगर डेज की मैं बात करूं तो डेज अप्रोक्स 165 और 166 डेज समथिंग इसमें लगे थे। मोस्टली आंसर जो होता है 165 होता है, लेकिन अगर 165 ना आकर 166 आ जाए तो इसके अप्रोक्स में आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए? 11 सेशन हुए थे। लेकिन 12वें सेशन पे में क्या हुआ था? बाद में सिग्नेचर वगैरह हुए थे, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेशन हुए थे 11, ठीक है, डेज 165। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2 साल 11 दिन और 18 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल कोस्ट आई थी 64 लाख और अप्रोक्स 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन हमने रिव्यू किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका ऑन 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन कौन सा था? 12th सेशन था, जिस दिन सिग्नेचर वगैरह किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। इसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वेरियस कमिटीज थी, तो वो कमिटीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे और ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनको मॉडर्न मैन भी कहा जाता है और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे मेंबर थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, फिर आपका था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, फिर आपका N. माधव राव, जिनको रिप्लेस किया था बाद में B.L. मित्तर ने। क्यों? क्योंकि एन माधव राव की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसकी जगह रिप्लेस किया किसने? बीएल मित्तर ने, ठीक है। फिर आता है आपका टीटी कृष्णमाचारी, इनको रिप्लेस किया था किसने? डीपी खेतान ने। क्यों? क्योंकि 1948 में इनकी डेथ हो जाती है। तो टोटल कितने मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नाउ अदर मेंबर्स की मैं बात करूं तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कुछ और अदर मेंबर्स भी है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि सर बेनेगल नरसिंह राव, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बीएन राव के नाम से भी जानते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट अगर किसी ने तैयार किया था वो बीएन राव ने किया था। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल्स दे देता हूं मैं आपको। ये इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रहे हैं। तो आपसे पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट वाज बीएन राव। और साथ के साथ फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सेकंड नाम आता है आपका एसएन मुखर्जी का। एसएन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एसएन मुखर्जी, ठीक है। बी आर अम्बेडकर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बी आर अम्बेडकर जो एमपी रहे हैं राज्यसभा के, ये बेसिकली बॉम्बे से इलेक्ट हुए थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1952 में जब इलेक्शन हुआ था, तो 1952 में इलेक्शन के टाइम पर ये कौन सी सीट से लड़े थे? तो ये बॉम्बे की सीट से लड़े थे और ये राज्यसभा एमपी बने थे, ठीक है। साथ के साथ एक चीज याद रखिएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो सबसे पहली बार 1946 से 47 में ये बंगाल से इलेक्ट हुए थे, लेकिन पार्टीशन होने की वजह से वो एरिया कहां पर चला गया? ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया था, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। तो बाद में इनको बॉम्बे से इलेक्ट किया गया था 1947 से 50 में, क्योंकि सीट्स रीऑर्गेनाइजेशन की थी। सीट रीऑर्गेनाइज करके कितने मेंबर बने थे? 299, ठीक है। पहले कितने थे? 389, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये क्या रहे हैं? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के नेहरू कैबिनेट के अंदर, लेकिन इन्होंने 1951 में क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनका डिसएग्रीमेंट हो गया था नेहरू के साथ ओवर द हिंदू कोड बिल, ठीक है। हिंदू कोड बिल के ऊपर ये डिसएग्रीमेंट हो गया था। नाउ
और भी कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन पावर एंड स्टेट कमेटी जिसको जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, एडवाइजरी एंड प्रोविंशियल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ सब एडवाइजरी कमेटी भी थी जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी राइट्स की एचसी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट की गोपीनाथ बोरदोली, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया की एवी ठक्कर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी याद रखिएगा। एक और कमेटी थी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जीवी मवलांकर कर रहे थे। जीवी मवलांकर जो है वो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हाउस की पीबी सीतारामैया कर रहे थे, लैंग्वेज की मोतुरी, ये साउथ इंडियन नाम है, सत्यनारायण। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस की केएम मुंशी। तो ये इंपॉर्टेंट कमेटीज है सारी की सारी, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत वन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको साथ के साथ ये इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो 299 मेंबर्स थे ना, इनमें से सिर्फ 284 ने ही साइन किया है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे सिर्फ 284 मेंबर्स के साइन है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, कुछ ने रिजाइन कर दिया था, तो इस तरीके से 15 मेंबर नहीं आए थे। अब आप साथ के साथ इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर आपसे पूछ ले कि कितनी फीमेल थी, तो ये 15 फीमेल थी। ठीक है, तो दोनों को याद रखने का सिंपल तरीका है, 15 फीमेल थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और कितने लोगों ने साइन नहीं किया था, इन्हीं 15 को माइनस कर देना। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि 15 फीमेल ने नहीं किया था, बट एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। तो 299 में 15 माइनस करोगे तो 284 नंबर निकल के आएगा। तो 15 फीमेल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और सिग्नेचर कितने लोगों ने किया कॉन्स्टिट्यूशन पे? 284 ने। ठीक है, नाउ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया जाता है कब? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट्स थे। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे, ये याद रखिएगा। जो प्रियम्बल आप देखेंगे तो प्रियम्बल में एक लाइन लिखी है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि ये जो डेट है 26 नवंबर, ये प्रियम्बल में भी मेंशन है। ठीक है, अब इन्फोर्स किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में। क्यों किया जाता है 26 जनवरी 1950 को? क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज 1929 के अंदर कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, लाहौर सेशन उसको कहते हैं। ठीक है, लाहौर सेशन के अंदर इसको प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब बहुत हो गई स्वराज की बात, अब हम बात करेंगे किसकी? पूर्ण स्वराज की। तो पहली बात, पूर्ण स्वराज कब मेंशन किया जाता है? 1929 में, जो लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पर। और वहां पर ये कहते हैं कि देखो, अब हमारा जो पूर्ण स्वराज की डेट होगी वो क्या होगी? 26 जनवरी 1930। लेकिन 1930 में हमें कभी भी आजादी नहीं मिलती, तो इसलिए डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करेंगे, ताकि हम उस डेट को याद रख सके हिस्ट्री में। ठीक है, एक सवाल आता है कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, और साथ ही साथ उनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं, तो नाम है आपका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। एक चीज और याद रखिएगा, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के टाइम पर कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? जेबी कृपलानी। और ये जेबी कृपलानी वही है जिन्होंने नाम सजेस्ट किया था किसका? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ऑफिशियल सील थी यानी मोहर थी, उसका इसका सिंबल क्या था? एलिफेंट। ठीक है, आप अगर देखेंगे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप कभी उठा के देखें तो वहां पर आपको जो सील मिलेगी वो किसकी मिलेगी? एलिफेंट की मिलेगी। ठीक है, अखंड भारत की शेप में है वो एक। नाउ इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स की मैं बात करूं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, एक नाम आता है कमला चौधरी का। ठीक है, कमला चौधरी जो है बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी, जो जितने भी नेशनल मूवमेंट्स थे और खासकर सिविल डिसओबीडियंस में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उनके बारे में भी पढ़िएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फिर सुचेता कृपलानी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी, और कहां की थी? फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया की थी, लेकिन इंडिया में किस स्टेट की? उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, और ये भी किस में से थी? उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, नाउ सरोजिनी नायडू को नाइटेंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये नाम किसने दिया था? गांधी ने दिया था। क्यों दिया था? फॉर द पोइट्री, पोइट्री के लिए, जो सरोजिनी नायडू की जो पोइट्रीज थी उनके लिए इनको नाम दिया गया था। देन दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख के नाम पे डीयू का एक कॉलेज भी है, तो याद रखिएगा।
कॉलेज है या फिर शायद कैंपस है, साउथ कैंपस में दुर्गा भाई देशमुख मेट्रो स्टेशन है, शायद कुछ ऐसा ही है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट किसकी, यूएनजीए की। तो देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होना, यूएनएससी अलग है, यूएनजीए अलग है। विजय लक्ष्मी पंडित किसकी थी, यूएनजीए की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी। और यूएनएससी की कौन था, यूएनएससी का कौन था, यूएनएससी का था कौन, बीएन राव। ठीक है, नाउ राजकुमारी अमृत कौर, ये राजकुमारी अमृत कौर जो है, इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ एम्स। एम्स की जो स्थापना थी इंडिया के अंदर, वो इन्होंने रखी थी। और शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और साथ के साथ ये प्रेसिडेंट रही थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर एम्स इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी और प्रेसिडेंट रही है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। ओके, नाउ एक चीज और याद रखिएगा कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूपी से कितने रिप्रेजेंटेटिव से, 55। जो भी व्यक्ति यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है ये उसके लिए है, 55 रिप्रेजेंटेटिव थे यूपी से, इंक्लूडिंग नेहरू। नेहरू भी यूपी से थे। अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनमें से 9 प्राइम मिनिस्टर कहां से रहे हैं, यूपी से। यूपी इज द किंग मेकर। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी पे कब्जा होना चाहिए भाई। ठीक है, इंडिया का कभी डोमिनियन रहा है, यस इंडिया डोमिनियन रहा है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। ऑलराइट, कैसे, देखिए 1947 में जब देश आजाद होता है तब तक कौन होता है, वाइस रॉय होता है। लास्ट वाइस रॉय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन वो जब इंडिया से जाते हैं तो इंडिया में अभी तक ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति का इलेक्शन हुआ एज हेड ऑफ द स्टेट कि किसको दे के जाए। तो तब तक क्या काम करते हैं, सी राजा गोपालाचारी को वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देते हैं। इसी वजह से सी राजागोपालाचारी फर्स्ट इंडियन बन जाते हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है, तो उनको उनको सौंप के चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि अपॉइंट तो उन्होंने ही किया है, तो इसलिए क्या बन जाते हैं, डोमिनियन। कब तक के लिए, 26 जनवरी 1950। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना ऑफिस एज्यूम करते हैं, और वहां पर हम एज ए डोमिनियन स्टेटस खत्म हो जाता है और हम बन जाते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सी राजागोपालाचारी वो व्यक्ति हैं जिन्हें देश का पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, अलोंग विद किसके साथ साथ, सीवी रमन के साथ साथ एस राधा कृष्णन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एस राधा कृष्णन। ठीक है, तीनों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। नाउ एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग में जेपी कृपलानी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया जाता है, एचसी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट, बीएन राव को लीगल एडवाइजर। ऑलराइट, नाउ 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिना किसी अपोजिशन के अडॉप्ट कर लिया जाता है। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है। 15 अगस्त को पार्टीशन होता है, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दो नए डोमिनियन बनते हैं। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। इसके चेयरमैन कौन बनते हैं, बी आर अम्बेडकर। टोटल कितने मेंबर थे इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर, 7 मेंबर्स थे। ठीक है, 16 जुलाई 1948 को क्या होता है, मुखर्जी थे, इनको इलेक्ट किया जाता है एज ए सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद दी बीटी कृष्णाचारी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड यहां पर, और इसी दिन हम क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नाउ उसके बाद क्या है, 26 जनवरी 1950 इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी, यानी कि 12th सेशन हुआ था। इसी दिन सिग्नेचर हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन पर कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। टोटल 6.4 मिलियन का खर्चा आया, यानी कि लगभग 64 लाख का एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जीवी मवलांकर जो थे, जीवी मवलांकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फैक्ट्स। ऑलराइट, तो आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का
पूरा लेक्चर सीरीज मिलेगा जिसके अंदर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ यूपीएससी ऑप्शनल की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आप ये सारी वीडियोस जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबके साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपके कोई भी व्यूज हैं, सजेशंस है, कुछ भी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं जल्द ही सारी की सारी वीडियोस बनाकर सब कुछ यहां पर अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।